नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक हिंदी का उपन्यास, हिंदी का नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस नोवेल का नाम है गुनाहों का देवता, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। आजकल ये नोवेल जो है इंस्टाग्राम पे, YouTube पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा युवाओं में एक आकर्षण का कारण बना हुआ है। उसका कारण है इस नोवेल की प्रेम कहानी, जो एक मध्यवर्गीय समाज की मध्यवर्गीय समाज है वो किन बेड़ियों में बंधा हुआ है, उसकी एक हमें कहानी जो है इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि मध्यवर्गीय समाज से हमारा जो भारत है पूरी तरह से भरा पड़ा है, इसीलिए हर युवा को, हर इंसान को इस कहानी को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं अपनी झलक इस उपन्यास में दिख जाती है। किसी न किसी पात्र में अपनी झलक आपको इसमें देखने को मिलती है, जिस वजह से आपको ये नोवेल है जो है बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज हम इस नोवेल की कहानी जो है, इस उपन्यास की जो कहानी है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। गुनाहों का देवता यानी कि अपराधों का देवता, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। 1949 में इसे पहली बार जो है पब्लिश करवाया गया था। इसकी जो सेटिंग है वो इलाहाबाद रखी गई है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ये जो जिस पीरियड की बात कर रहा है वहाँ पे ब्रिटिश शासन के टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हैं चंद्र, सुधा, जो कि इस नोवेल के प्रोटैगनिस्ट भी हैं। इसके साथ बिनती और पम्मी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस उपन्यास के। इस उपन्यास को की प्रस्तावना में लेखक कहते हैं, इस उपन्यास को लिखते समय मुझे उस भावना का अनुभव हुआ जो किसी व्यक्ति को निराशा के क्षणों में होती है, जब वह पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। ऐसा लगता है जैसे वही प्रार्थना मेरे हृदय में बस गई है और मैं अभी भी उसे दोहरा रहा हूँ, ठीक है। अगर बात कहानी के मुख्य पात्र चंद्र कुमार कपूर की करें तो चंद्र जो हैं एक स्कॉलर हैं, एक शोधकर्ता हैं जो इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहे हैं। वो एक अनाथ हैं, क्योंकि वो अपने गांव से भागकर शहर आ गए थे, क्योंकि उनके गांव में उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। बहुत सारी बंदिशों से उनका गांव जो था उनके लिए जकड़ा हुआ था, तो उस बेड़ियों को तोड़ के वो शहर भाग आए थे। और यहाँ पे वो डॉक्टर शुक्ला, जो कि एक प्रोफेसर हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी है जिसका नाम सुधा है। सुधा जो है चंद्र को बहुत पसंद करती है और चंद्र भी सुधा को बहुत पसंद करता है। लेकिन क्योंकि चंद्र जो है वो एक छोटी जाति से है और सुधा जो है एक बड़ी जाति से है, तो उस टाइम का जो सामाजिक आर्थिक मध्यवर्गीय जो समाज है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक नीवी जाति का जो लड़का है वो एक बड़ी जाति की लड़की से शादी करे। और इस चीज़ से चंद्र जो है अच्छी तरह से वाकिफ़ भी है। और चंद्र जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर शुक्ला के एहसानों के तले दबा हुआ है, और इस वजह से भी उसकी ये हिम्मत नहीं होती है कि वो सुधा से शादी के बारे में डॉक्टर शुक्ला से बात करे। हालांकि शुरू में काफ़ी हद तक, उपन्यास के काफ़ी हिस्से तक वो खुद भी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो सुधा से प्यार करता है। हालांकि उसका एक सुधा से अटैचमेंट जुड़ी हुई है और वो सुधा से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो सुधा से शादी करेगा। चंद्र का मानना है कि वो ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगा। उसका मानना है कि शादी जो है एक बंधन है और वो किसी बंधन के लिए जो है तैयार नहीं है। उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, इसीलिए वो सुधा से शादी नहीं करता है। और सुधा का भी यही मानना है, सुधा भी शादी नहीं करना चाहती है, सुधा भी सारी उम्र ऐसे कुंवारी ही रहना चाहती है। सुधा जो है वो ऐसे तो वो चंद्र से प्यार करती है, हालांकि अगर चंद्र उसे शादी की बात करता तो शायद वो शादी के लिए राज़ी हो जाती, लेकिन उसे किसी और से भी शादी नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी ओर हमें पता चलता है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो चंद्र से बहुत लगाव करते हैं, चंद्र को बहुत मानते हैं, इसीलिए वो चंद्र को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। चंद्र को कहते हैं कि वो सुधा से बात करे उसकी शादी को लेके, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्र जो है वो सुधा से शादी के लिए बात करता है। अक्सर ये जो डॉक्टर साहब हैं और हमारे जो चंद्र कपूर हैं, ये अक्सर कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं। इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो गए हुए थे। वहाँ पे उनको एक लड़का मिलता है और उस लड़के को डॉक्टर साहब बहुत पसंद करते हैं और वो लड़का इनको बचाता भी है किसी दंगों में से, ठीक है। और वो लड़का जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो सुधा है, इसकी एक कज़न है, बिनती नाम की लड़की है, वो भी कुछ टाइम के बाद इनके यहाँ रहने आती है। उसकी भी शादी है, इसीलिए वो उसको यहाँ पे शहर में अपने भाई के साथ उसकी जो मम्मी है वो यहाँ पे छोड़ने आएगी।
ठीक है। और सुधा जो है वो बिनती को बहुत पसंद करती है। बिनती के हालांकि फादर नहीं हैं, और जैसे ही उनका जन्म हुआ था तभी उनके जो है फादर जो है ख़त्म हो गए थे, और इस बात को बिनती की मम्मी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लेती है, ठीक है। और अभी बिनती जो है वो वहाँ पे रहने आई है। सुधा की शादी का अभी कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन जब दूसरी बार बुआ जी यहाँ पे आती हैं तो वो सुधा की शादी की बात करते हैं उसी लड़के से जिस लड़के को ये वहाँ पे मिले थे। लड़का डॉक्टर साहब को अच्छा लगता है, इसीलिए वो बिनती से कहते हैं कि वो लड़के की फ़ोटो देख ले और शादी की बात जो है वो कर ले। सुधा शादी करना नहीं चाहती है। उसने पहले भी डॉक्टर शुक्ला से एक प्रण लिया था कि वो उसकी शादी कभी नहीं करवाएंगे, लेकिन जो समाज जो है वो लड़की को, उस टाइम का समाज जो है वो लड़की को घर पे बिठाने की इजाज़त नहीं देता था। वो लड़की की शादी तो ज़रूरी ही होती थी, ठीक है। और वो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन जब वो चंद्र से बात करते हैं कि वो सुधा से शादी के बारे में बात करे तो चंद्र की बात जो है वो सुधा मान जाती है। हालांकि सुधा शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो चंद्र से इतना प्यार करती है कि वो चंद्र की किसी भी बात को टाल नहीं सकती है। इसीलिए जब चंद्र उसे शादी की बात करने के लिए कहता है तो वो कहीं ना कहीं उस शादी के लिए मान जाती है। सुधा की शादी हो जाती है, लेकिन सुधा की शादी के बाद चंद्र का जो है वो ख्याल नहीं लगता है वहाँ पे। चंद्र बिल्कुल भी उसे उस घर में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। डॉक्टर साहब जो हैं वो दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लग जाती है। अब चंद्र उनके घर में अकेला रह रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। इसीलिए उसकी जो दोस्ती थी पम्मी के साथ जो कुछ टाइम पहले हुई थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पम्मी के साथ जो है फिज़िकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। वो पम्मी उन्हें बताती है कि इंसान को फिज़िकल भी उतना ही होना ज़रूरी है जितना कि उसका मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को प्यार करना ज़रूरी है, उतना ही फिज़िकल रूप से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो जो है पम्मी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आते हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं, लेकिन उस वजह से भी वो सुधा को भूल नहीं पाते हैं। लेटर ऑन उनका बिनती के प्रति लगाव बढ़ जाता है, लेकिन बाद में वो बिनती को भी छोड़ देते हैं जब बिनती उनसे कहीं ना कहीं बात करती है इसके बारे में, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद बिनती की शादी भी आ जाती है, लेकिन बिनती की शादी जो है वो टूट जाती है क्योंकि जो लड़का था वो उसको कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम थी जो कि उन्होंने नहीं बताया था। ये डॉक्टर साहब को बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए डॉक्टर साहब जो है वो शादी को तोड़ देते हैं। बिनती वापस शहर में आ गई है और उसकी माँ जो है वो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिनती को और तानों से और तरीके से तंग कर रही है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ चली हुई है और हमें पता चलता है कि सुधा जो है वो भी शादी के बाद जो है सुखी नहीं है। वो काफ़ी परेशान है शादी के बाद और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। वो बहुत बीमार रहती है, बीच में वो 1-2 दफ़ा घर पे भी आती है, लेकिन वो जो है वो खुश नहीं है इस शादी से। हालांकि उसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उसके जो परिवार वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये शादी रास नहीं आ रही है। लेटर ऑन वो बीमार पड़ जाती है, उसे बीमार हो जाती है वो, और इसके साथ साथ ही वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन एंड में जो है वो बिल्कुल भी उसकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है और उसमें और बिगाड़ जो है सेहत में आता रहता है, ठीक है। बीच में चंद्र और सुधा की काफ़ी बार लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन लास्ट में जाके वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अभी जो है सुधा बहुत बीमार हो चुकी है। उसके जो पति हैं वो फ़ॉरेन गए हुए हैं कांग्रेस के किसी टूर से। अब वो दिल्ली में है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब के साथ, बिनती भी उनके साथ है। डॉक्टर उसको देख रहे हैं, चंद्र वहाँ पे आ जाता है और आखिर के टाइम पे हमें पता चलता है कि सुधा जो है वो चंद्र से एक वचन लेती है कि वो जो है बिनती से शादी कर लेगा, क्योंकि बिनती की शादी टूट गई थी। अब बिनती से कोई शादी नहीं करेगा, तो वो उससे वचन लेती है कि वो बिनती से शादी कर लेगा। और इसी के साथ वो वचन लेने के बाद कुछ टाइम के बाद बिनती की जो सुधा की जो है, माफ़ी चाहूँगा, सुधा की जो है वो डेथ हो जाती है, वो मर जाती है, ठीक है। अब बाद में बिनती और चंद्र जो है सुधा की राख को लेके उसकी अस्थियों को बहाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पे चंद्र जो है बिनती की राख से सुधा की मांग को भर देता है। और इसी के साथ ये जो उपन्यास है इसकी एंडिंग जो है ख़त्म हो जाती है। बहुत ही प्यारा उपन्यास है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो फिर आप ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को फिलहाल मैं यहीं भी ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।